3.5 ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में मान के चलिए एक कंडक्टर है। कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है, और कंडक्टर कहने का मतलब उसके अंदर में फ्री चार्ज कैरियर्स हैं जो कि कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। फ्री चार्ज कैरियर्स एक सॉलिड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडमली मूव करते हुए होते हैं। ऑलराइट, मूव करते हैं यानी कि उनका कुछ वेलोसिटी है, उनका कुछ स्पीड है। यहाँ पर ये मूव करते करते एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड भी करते हैं। हमने पहले भी देखा हुआ है कि जब ये मूव करके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं तो उनका स्पीड चेंज नहीं करता है, भले इनका डायरेक्शन चेंज होता है, यानी कि यहाँ से ये कोलाइड करके अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, लेकिन स्पीड चेंज नहीं करता है। तो डायरेक्शन चेंज होने से हम कह सकते हैं कि इनका वेलोसिटी चेंज करता है। डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, बट स्पीड सेम है। ऑलराइट, सभी का अपना अपना एक डायरेक्शन है, यानी कि सभी का अपना अपना एक वेलोसिटीज़ है। ऑलराइट, मूव करने का वेलोसिटी है, मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन अलग अलग है, अपना अपना अलग अलग वेलोसिटीज़ है। मान के चलते हैं यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और सभी रैंडमली मूव कर रहे हैं। अगर हम सभी इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी निकालें, तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालें तो सम कर देंगे सारे वेलोसिटीज़ को vi फ्रॉम i = 1 to n, सभी को सम करके हम n से डिवाइड कर देंगे तो वो हमें मिलता है 0। सभी का डायरेक्शन रैंडम है, सभी का स्पीड सेम है, इसीलिए 0 हो जाते हैं। ऑलराइट, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/n। ऑलराइट, ये आपका इक्वेशन नंबर 3.14 आ गया। ऑलराइट, अब मान के चलते हैं कि इस कंडक्टर को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर ले जाते हैं, यानी कि बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान के चलिए डायरेक्शन ये है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से अंदर की जो चार्जेस हैं वो चार्जेस एक फोर्स अनुभव करेंगे और वो मूव करेंगे किस डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है, तो वो इस साइड में मूव करेंगे। ऑलराइट, मूव करेंगे यानी कि उन पर एक फोर्स लग रहा है, इसीलिए वो मूव कर रहे हैं। चलिए वो फोर्स को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। फोर्स हो जाता है -q इंटू, यहाँ पर e होता, लेकिन यहाँ पर q है -e यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, तो q इंटू e, ये हो जाएगा फोर्स। साथ में फोर्स का एक और फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सभी मैंने वेक्टर क्वांटिटीज में लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्शन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। फोर्स को अगर हम यहाँ पर इक्वेट कर दें तो -e इंटू ई इज इक्वल टू m इंटू ए हो जाएगा। अगर a को हम यहाँ पर इक्वेट करके यहाँ पर लिखें तो a इक्वल्स टू -e डिवाइडेड बाई m हो जाएगा। e इक्वल्स टू m a, यहाँ पर m को नीचे में डिवाइड कर दिया हुआ है, तो ये a इक्वल्स टू e डिवाइडेड बाई m हो गया। ऑलराइट, चलिए इतना हो गया। अब क्योंकि ये सभी रैंडमली यहाँ वहाँ कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, मान के चलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से ये कोलाइड करके यहाँ पर ये आया हुआ है और जस्ट यहाँ से दूसरे इलेक्ट्रॉन से ये कोलाइड किया। मान के चलिए ये ith इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से ये कोलाइड किया और ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा ये इस इलेक्ट्रॉन को जाकर के कोलाइड करने वाला है। मान के चलिए यहाँ से ये जब कोलाइड करता है तो इसका वेलोसिटी vi है। जब यहाँ से यहाँ तक ये पहुँचता है और इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, उस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने का टाइम ti ले लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्सेलरेशन इसका होगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। उस एक्सेलरेशन को भी हम यहाँ पर लिखेंगे। एक फॉर्मूला हम यूज करते हुए आ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इक्वल्स टू v0 प्लस at, v इक्वल्स टू v0 प्लस at। इस फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पर यूज़ करें तो आप देखोगे कि ये जो है v0 ये vi है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, और ये एक्सेलरेशन है ये वाला एक्सेलरेशन, और ये टाइम है ti।
तो इस एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ई डिवाइडेड बाई एम इंटू जो आई है टी आई, वो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। ये वेलोसिटी है बाद का वेलोसिटी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, और ये वेलोसिटी ith इलेक्ट्रॉन का है, तो इसे मैं यहाँ पर कैपिटल आई से डिनोट कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर ये डिफरेंस दिखे यहाँ से। तो ये ith इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होने की वजह से ये इसका वेलोसिटी को vi से v में चेंज कर दे रहा है। ऑलराइट, अब अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन्स का चेंज्ड वेलोसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वेलोसिटी चेंज हुआ उससे अगर हम लिखें तो वो हो जाएगा vi इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो vi है वो vi एवरेज वाला हो जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर हम एवरेज ले रहे हैं। तो vi प्लस माइनस ई डिवाइडेड बाई एम, और जो टाइम है उसे भी हम यहाँ पर एवरेज ले लेंगे ti। तो जैसा कि हमें पहले से पता है कि vi जो है वो हो गया है 0, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे ही नहीं। एवरेज वेलोसिटी, ऑलराइट, यहाँ पर vi नहीं है, ये टोटल वेलोसिटी है यहाँ पर v एवरेज, तो ये हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर ये है माइनस ई डिवाइडेड बाई एम इंटू एवरेज टाइम। एवरेज टाइम को हम लोग टाउ लिखते हैं। चलिए, तो हमने 3.14, 3.15, 3.16 साथ में 3.17 हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर अगर टाउ को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन मैं करूँ तो यहाँ कहता है कि टाउ जो है वो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम है, और कितने सक्सेसिव कोलिजन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी के सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसे यहाँ पर टाउ से डिनोट किया हुआ है। ये टाउ सक्सेसिव कोलिजन का जो इंडिविजुअल टाइम है उससे कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। ऑलराइट, एवरेज है इसी की वजह से। इस टाउ को रिलैक्सेशन टाइम भी कहा जाता है। यहाँ कहता है कि जो इक्वेशन हमने यहाँ पर जनरेट किया था वी डी इक्वल्स टू माइनस ई डिवाइड बाई एम इंटू टाउ, ये एक सरप्राइजिंग रिजल्ट देता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन फिर भी ये जो वेलोसिटी है वो इंडिविजुअल टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, ये एवरेज टाइम टाउ पर डिपेंड करता है, जिसके वजह से यहाँ पर ड्रिफ्ट का फिनोमेना होता है, और इसके वजह से इसे हम वी डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एक जगह से दूसरे जगह पर। तो मान के चलिए एक कंडक्टर है, और उस कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में इस तरीके से अप्लाई हुआ है, उसके वजह से मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं चेंज कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड में मैं ले लेता हूँ, जिसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन पर, जो कि यहाँ फिगर पर दिया हुआ है। तो ये जब मूव करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मूव करेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से यहाँ करंट जनरेट होगा, और उस करंट को हम चलिए यहाँ पर माप कर देखते हैं कि वो करंट कितना होगा। इस करंट को मापने के लिए चलिए हम एक छोटा सा यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं इस सिलेंड्रिकल शेप पर। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले से एक सिलेंड्रिकल शेप बनाया हुआ है। उस सिलेंड्रिकल शेप पर हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरा एंड यहाँ पर आया हुआ है। बाय क्रॉसिंग द एरिया ए, यहाँ पर जो एंड्स हैं उनका एरिया ए है। मान के चलते हैं एक डेल्टा टी टाइम पर जो मूवमेंट हुए उन इलेक्ट्रॉन्स का वो यहाँ से यहाँ तक है। ऑलराइट, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं वी डी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड होता है, तो इस टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अब हमें इस सिलेंडर का यहाँ से यहाँ तक का जो ये सिलेंडर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता है a, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमें पता है, तो हम इसका इजीली वॉल्यूम निकाल पाएंगे। चलिए अब मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर सिंपलर बना देता हूँ। यहाँ
ये एरिया है। ऊपर वाला को अब अभी यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को ही लिया हुआ है, वी डी डेल्टा टी एंड ए, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू वी डी डेल्टा टी। एग्री? डाइजेस्ट हो गया? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर एरिया है और ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जो भी कहो, यहाँ से यहाँ तक का, या फिर सिलेंडर का हाइट आप कह सकते हो। अब अगर हम एक यहाँ पर वेरिएबल के रूप में लेते हैं n, जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कहने का मतलब n इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि ये वाला पार्ट। तो टोटल नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है तो n इंटू दिस मच अगर हम कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर निकल जाएगा उस स्पेसिफिक एरिया एलिमेंट पर। और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो -e है। तो अगर हम इस -e चार्ज को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल चार्ज हमें मिल जाएगा, दैट इज n -NeAVD इंटू डेल्टा टी। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये Vd का जो नोटेशन है वो यहाँ पर मोड में है, यानी कि वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो मोड वाला यहाँ से चेंज हुआ, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। इसी की वजह से यहाँ से मोड लिया हुआ है और उसी को आगे कंटिन्यू किया हुआ है। अब ये जो चार्ज है, जो चार्ज हमने यहाँ जनरेट किया, या फिर आप कह सकते हो जो कैलकुलेट किया यहाँ पर -NeAVD इंटू डेल्टा टी, ये किस साइड में मूव करेगा, यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ। मान के चलिए यहाँ पर चार्जेस है, ये इस साइड में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसी की वजह से। तो अगर हम यहाँ पर करंट कैलकुलेट करें तो करंट किस डायरेक्शन में होता है? इस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है। तो अगर हम करंट को कैलकुलेट करेंगे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि नेगेटिव टू दिस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो करंट के इक्वेशन में हम लिखेंगे +NeAVD इंटू डेल्टा टी। और ये आई डेल्टा टी कैसे आया वो आपको पता ही है, क्योंकि आई इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा टी होता है, तो यहाँ पर क्यू इक्वल्स टू आई डेल्टा टी। ऑलराइट, अब यहाँ पर इक्वेशन 3.17 में जो हमने वैल्यू लिया हुआ था Vd का, उस Vd का वैल्यू को अगर यहाँ पर हम डाल दें तो यहाँ पर ई जो है वो स्क्वायर हो गया, ई स्क्वायर, और बाकी सारे अकॉर्डिंगली यहाँ पर हैं। हमने पहले देखा हुआ है करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया I डिवाइड बाई A इज इक्वल टू करंट डेंसिटी J, और इसका जो डायरेक्शन था वो किसके डायरेक्शन के इक्वल था? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के इक्वल था। तो अगर इस इक्वेशन में हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं एरिया से A से, तो ये A और A ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर डेल्टा टी भी अगर हम कैंसिल कर दें तो J का जो वैल्यू है वो इतना आ जाएगा। और यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड वाला टर्म में लिया हुआ है, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो यहाँ मैग्नीट्यूड को हटा देंगे तो वेक्टर नोटेशन में वो इक्वल डायरेक्शन में होने की वजह से हम यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव कोई एक्स्ट्रा साइन यहाँ पर हम नहीं डाल रहे हैं। आगे कहता है कि ये जो इक्वेशन आया ये एग्जैक्टली ओम्स लॉ है। अगर हम यहाँ पर कंडक्टिविटी जो कि सिग्मा है उसे अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें, सिग्मा इक्वल्स टू NE स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ, तो जैसा कि हमें पहले वाले इक्वेशन में हमने देखा है कि J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, कहाँ हमने देखा हुआ था 3.13 पर, तो 3.13 को देखें तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई है। तो यहाँ पर उसी इक्वेशन को यहाँ आप देख सकते हो, अगर NE स्क्वायर बाई m इंटू टाउ को सिग्मा लिख दें तो ये इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ जो टॉपिक पर बात हुआ था, कहता है कि ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, उसे यहाँ पर हम देख सकते हैं। कैसे? रेजिस्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी आप जो भी कहो, ये कंडक्टिविटी जो है वो इक्वल है NE स्क्वायर बाई m इंटू टाउ के, जहाँ पर हमने टाउ और n को कांस्टेंट एज्यूम किया है। और अगर हम इसे रेजिस्टिविटी वाले फॉर्म में लिखें तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा
m डिवाइडेड बाई ne स्क्वायर इंटू टाउ। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर ये सारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। आते हैं मोबिलिटी पर। जो भी हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट का बात किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का बात किया, उसी को हम यहाँ पर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ कहता है कि हमने देखा कंडक्टिविटी मोबाइल चार्ज कैरियर्स की वजह से यहाँ पर राइज होता है। मेटल्स पर ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेटल्स पर होते हैं। आयोनाइज्ड गैस पर ये इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप ऑफ आयंस हो सकते हैं। तो मोबिलिटी को यहाँ पर डिफाइन किया है मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितना हो रहा है उसी को हम यहाँ मोबिलिटी से डिफाइन कर सकते हैं। मोबिलिटी से हम उसे यहाँ पर शो कर सकते हैं। और इसका जो यूनिट है, यूनिट को आप यहाँ से भी देख सकते हो, मीटर पर सेकेंड यहाँ पर वेलोसिटी का हो गया और वोल्ट पर मीटर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हो गया। तो मीटर मीटर हो गया मीटर स्क्वायर और वोल्ट सेकेंड, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड भी आप यहाँ पर कह सकते हो। प्रैक्टिकल में ये यूज किया जाता है। मोबिलिटी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ था उस पर हमने Vd का वैल्यू एवरेज हमने यहाँ पर लिया हुआ है। आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है म्यू इक्वल्स Vd डिवाइडेड बाई ई। और अगर यहाँ पर Vd को हम खोल दें, Vd को हम एक्सपेंड कर दें तो यहाँ पर ई कैंसिल हो सकता है और लास्ट में हमें जो इक्वेशन मिलेगा ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। आते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का जो एक्चुअल कंसेप्ट है ये यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन V एंड I। V एंड I आपस में प्रोपोर्शनल है, लेकिन कुछ सेट्स ऑफ मटेरियल्स ऐसे भी हैं, या फिर लिमिटेशन के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं। उस पॉइंट में पहला है A नंबर। ये कहता है कि V और I का जो प्रोपोर्शनलिटी है वो बहुत आगे बढ़ते बढ़ते वो उसे होल्ड करना बंद कर देता है, वो प्रोपोर्शनल नहीं होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट कहता है कि रिलेशन V एंड I का वो डिपेंड करता है V के साइन पर। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास में एक बैटरी कनेक्शन कुछ इस तरीके से है और जिसे हम बल्ब ग्लो करा रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम इस कॉम्बिनेशन को अगर हम चेंज कर दें, यार पॉजिटिव को इस साइड में और नेगेटिव को इस साइड में कर दें, तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो इक्वल अमाउंट में अब फ्लो नहीं करेगा अपोजिट डायरेक्शन पर। उसका एक कर्व भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला कर्व। और इसके बारे में हम आगे बढ़ के देखेंगे जब हम डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे। जेनर डायोड में आप देखोगे कि यहाँ पर अचानक से ये डाउन हो जाता है, तो बिल्कुल भी वहाँ पर फॉलो नहीं करता है। ऑलराइट, चलिए। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, उसे भी हम थोड़ा सा देखते हैं। I और V का जो रिलेशन वो यूनिक नहीं है। कहने का मतलब कि एक से ज़्यादा वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी ग्राफ पर I का जो वैल्यू है वो अगर यहाँ पर 5 भी है तो उसके लिए 2 यहाँ पर वोल्टेज के वैल्यूज़ आपको दिख सकते हैं। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ को बिल्कुल भी यहाँ पर ओबे नहीं कर रहे हैं। और ये मेनली बहुत सारे नहीं करते हैं, मतलब कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो, यानी कि कुछ कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो इसे यहाँ पर ओबे नहीं करते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पर, क्योंकि वहाँ पर हमें मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अगर हम कंट्रोल करें तो उस कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इन अ गुड वे।